नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जमीन अधिग्रहण पर बात करेंगे। जमीन अधिग्रहण का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगिकरण या अन्य गतिविधियों के लिए नियमानुसार नागरिकों की जिंदगी यहाँ पर निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनकी भूमि के मूल्य के साथ उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक कानून से शासित किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य कानून की अनुमति के बिना नागरिकों से उनकी संपत्ति नहीं छीन सकता। न्यायालय ने यह भी कहा है कि कानून से संचालित कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार संवैधानिक सीमा से परे नहीं जा सकती। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में राज्य अथवा केंद्र सरकार के निर्देश पर एक भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी के नेतृत्व में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर अधिनियम के अनुच्छेद 4 के तहत आधिकारिक गजट, स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये थी जमीन अधिग्रहण पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो आप जमीन अधिग्रहण से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका जमीन अधिग्रहण से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 012061279337 और 012061279338। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। और आज का जो सवाल है जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ, इसको लेकर आप कानूनी जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि जमीन अधिग्रहण की कानूनी परिभाषा क्या कुछ है? रेशु जी, एक चीज पहले पुराने जमाने में कही जाती थी, वो जो 1844 अंग्रेजों का कानून बना था, उसके बाद भी बहुत दिनों तक ये बात होती रही और कहते रहे लोग कि समय भूम गोपाल की, यानी वो माना जाता था किसी गोपाल मतलब ईश्वर की है। ईश्वर का मतलब राजा के पास जितनी भूमि है वो राजा की है। वो जब चाहे तब ले सकता है और जैसा चाहे उसका उपयोग कर सकता है। ये बात पुरानी थी। अब नई बात दूसरी हो गई है कि नहीं, ये राजा भी जमीन लेना चाहे, राजा माने सरकार भी अगर जमीन लेना चाहती है तो सरकार को भी पूरी तरह नियमों का पालन करना पड़ेगा और नियम के इतर वो कोई नहीं कर सकती है। जैसा कि आपने भी बताया, इस चीज को नियम उसी कानून से बधी हुई है। दूसरी चीज ये है कि हमारी सरकार जो है एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य के लिए कई चीजें जरूरत होती है, उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है। अब जब जमीन की आवश्यकता होती है तो किसके लिए उपयोग की जा सकती है? जमीन एक केवल प्राइवेट यूज के लिए जैसे नहीं कि उससे मुनाफा कमाया जाए। जमीन का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। मान लीजिए कहीं कोई कॉलोनी बसी है, कुछ हो गया तो वहाँ थाने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ अस्पताल की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, वहाँ सड़कें भी बनेगी। तो इन सारी चीजों के लिए जमीन के अधिग्रहण का वो है, नियम है, उसका पालन करना पड़ता है। अगर सड़क बनाई जाएगी तो कहाँ बनाई जाएगी? सड़क बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। नहर अगर बनाई जाती है तो नहर कहाँ बनाई जाएगी? नहर वहीं बनाई जाएगी जहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, जहाँ उपयोग सबसे ज्यादा हो इस चीज का। अगर रेलवे ट्रैक बिछाना हो तो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए क्या किया जाएगा? उसको सरकार को कहीं न कहीं से तो जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो हो जाएगी। और मान लीजिए कॉलोनी बस गई है, कोई वहाँ बस्ती बस गई है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन की जरूरत होगी, वहाँ पर अस्पताल की जरूरत होगी। तो इन कल्याणकारी कार्यों के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उसे ही भूमि
अधिग्रहण कानून के अंतर्गत लाया गया है। यही कानून की विस्तृत परिभाषा है। जी सर, आपने ये भी बता दिया कि आखिरकार जमीन अधिग्रहण सरकार क्यों करती है। सर, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या कुछ होती है। देखिए, जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस तो यही है कि वो उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो ये बताता है, वो उसका सर्वे करता है, वो मुआयना जाके करता है कि कहाँ की जमीन हमको लेना है। अब वो मुआयना के बाद सरकार उस पर विचार करती है और वो विचार करने के बाद फिर उसका एक गजट नोटिफिकेशन होता है। गजट में उसको प्रकाशित किया जाता है कि इस जमीन को इस कार्य के लिए लिया जाना है। और जिन लोगों को जमीन के बारे में कोई आपत्ति हो, अगर वो नहीं देना चाहते हैं या एक कम मूल्य में लग रहा है, तो वो जब इसके लिए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन दें, उसका प्रार्थना पत्र दें, उस पर बाकायदा विचार होगा और उस विचार के बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अगर स्थिति ये बनती है कि नहीं, वो उनकी बात में दम है, तो सरकार फिर एक अधिकारी को नियुक्त करती है जो वो और कोई मान लीजिए एक अल्टरनेटिव जगह है, उस पर जाकर के विचार करके बताएगा कि यहाँ पर इसको उचित स्थान होगा जहाँ पर इसको ले जाया सके। लेकिन आपको बताएं कि कई बार सरकारें इस चीज का निर्णय ले लेती हैं कि हमको क्या करना है, फिर वो इस चीज को नहीं ध्यान देती। आपको एक छोटी सी घटना बताएं, बहुत दिनों की बात नहीं है, 8-10 साल पुरानी बात होगी, 8-9-10 साल पुरानी बात होगी। जो आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी और जब दो राज्य बन गए, आंध्रा और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं बनाने के लिए प्रस्ताव आया। अब राजधानी तो 1-2 एकड़ जमीन में नहीं हो सकती, हजारों एकड़ जमीन की जरूरत होती है। हजारों एकड़ जमीन कहाँ ली गई? ऐसी जमीन ली गई जो खेती के लिए राइस बाउल कहा जाता है। विजयवाड़ा के पास अमरावती जगह का नाम, वो राइस बाउल किया जाता है। लेकिन सरकार ने वहां भी लिया और जमीन लेकर के वहां पर बाकायदा राजधानी बनी। होना तो ये चाहिए कि ऐसी भूमि जहां पर कृषि भूमि, जहां पर उपजाऊ जमीन न हो, जहां पर कृषि कार्य न किया जा सकता हो, ऐसी जमीन को चिन्हित किया जाना चाहिए और वहां पर उनको बनाया। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति नहीं आती है। मान लीजिए कहीं अस्पताल खोलना हुआ तो हम क्या करेंगे? वहां एग्रीकल्चरल जमीन में अगर बनता है तो वो कृषि भूमि में भी अगर किया जाता है तो वहीं ही लेना पड़ेगा, उस चीज को हमें बनाना पड़ेगा। थाना बनाना है, पुलिस स्टेशन बनाना है, अस्पताल खोलने हैं या पोस्ट ऑफिस खोलना है या कोई और ऐसा कार्य करना है, तो उसके लिए इस चीज का ध्यान देखना पड़ता है कि जो जनता के उपयोग में ठीक ढंग से आ सके, उसी जमीन को चिन्हित किया जाए और उसी का ग्रहण किया जाए। जी सर, कई और चीजें हैं जो हम समझना चाहेंगे। सर, जमीन अधिग्रहण में सहमति की अनिवार्यता क्या है, और अगर सरकार किसी की जमीन अधिग्रहण करना चाहती है तो क्या वो मना कर सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जमीन अधिग्रहण के लिए क्या सहमति की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सहमति की आवश्यकता है। आप पहले तो नहीं थी, मैंने कहा ना कि वो सबै भूमि गोपाल के अंतर्गत वो कहते थे कि नहीं, हमको जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे ले लेंगे, और जितना हम मुआवजा देना चाहते हैं, कंपनसेशन देना चाहते हैं, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा आप नहीं मांग कर सकते। लेकिन आज ये स्थिति है कि 70 और 80% जैसे पीपीपी मॉडल हुआ, जैसे प्राइवेट पब्लिक अगर प्रो इंटरप्राइज कोई आ रहे हैं, उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ी तो कम से कम 70% लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। और जब दूसरे लोग होते हैं तो वो दूसरे सरकारी कार्य के लिए अगर कोई चीज माने जिसमें, तो उससे 80% लोगों के ये सहमति ली जानी चाहिए। मान लीजिए नोएडा में आप कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उसमें आपको 10 एकड़ या 5 एकड़ किसी तरह की जमीन है, वहां पर लोगों की जमीनें हैं, तो क्या करेंगे? उस पर लोग धरना प्रदर्शन करें और वहां पर जो स्ट्रक्चरल वर्क प्रभावित हो, इसके लिए लोगों की सहमति लेना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि देखिए, हम आपको जो क्षतिपूर्ति देते हैं वो यहाँ के वर्तमान जो राशि मिल रही है बेचने पर, उस राशि से 4 गुना आपको राशि दी जाती है। इस नए कानून के साथ ये है कि जो किसानों को वर्तमान स्थिति में राशि जो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बेचने पर, उससे 4 गुना अधिक पैसा देकर के उसको आपको लेना पड़ेगा। और कम से कम अगर पीपीपी मॉडल है, प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज का मामला है, तो उसमें 70%, और सरकारी अगर कार्य के लिए लिया जा रहा है तो इसमें 80% लोगों की सहमति अनिवार्य है।
चाहे वो ग्राम प्रधान के माध्यम से ले, चाहे ग्राम सभा के माध्यम से ले, लेकिन किसी भी तरह से उसमें 80% लोगों की सहमति जरूरी है। अगर वो सहमति नहीं मिलती है तो आप जमीन को नहीं ले सकते हैं। ये स्थिति है जी। सर, मुआवजे को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर, इसका रेट कैसे तय किया जाता है और क्या ग्रामीण और शहरी जमीन के जो रेट हैं उसमें फर्क होता है, अंतर होता है? जी, पहले बात, दूसरे सवाल को मैं पहले में उठा रहा हूँ जी। ग्रामीण और शहरी भूमि के अधिग्रहण में अंतर होता है। जो ग्रामीण भूमि होती है उसका रेट मान लीजिए 1 मिनट के लिए 10,000 रुपए एकड़ है, तो आपको उसको 40,000 रुपए देने पड़ेगा। लेकिन शहरी भूमि जो है, शहरी भूमि में एक उसका सर्किल रेट होता है। सर्किल रेट मान लीजिए आपको 100 स्क्वायर मीटर जमीन लेनी हुई, 100 वर्ग मीटर जमीन आपको लेनी पड़ी, तो शायद हो सकता है वो उसमें 10 एकड़ जमीन से ज्यादा उसका रेट हो। तो उसके लिए उसमें यह है कि आपको उसका 2 गुना ही देना पड़ेगा। जो सर्किल रेट है वहाँ का, उससे 2 गुना देना पड़ेगा अधिक। लेकिन अगर कृषि भूमि योग्य जमीन है, कृषि भूमि की जमीन है, तो उसमें वहाँ का जो रेट है, जो मार्केट रेट है, उस मार्केट रेट से 4 गुना अधिक कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस नाते शहरी भूमि अधिग्रहण में और ग्रामीण भूमि अधिग्रहण में जो रेट है, जो दर है, वो दोनों में अंतर है और इसका अनुपालन करना पड़ता है। ये शहरी में 2 गुना और ग्रामीण में 4 गुना, ये वर्तमान की स्थिति है, इसके आधार पर दी जाएगी। जी सर, ये तो यहाँ पर मुआवजे को लेकर बात हुई कि क्या कुछ रेट होता है, शहरी और ग्रामीण दोनों के बारे में आपने यहाँ पर बताया। पुनर्वास को भी समझना चाहेंगे। सर, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अन्य लोगों के पुनर्वास की क्या कानूनी व्यवस्था है? देखिए, जो पहले का 1894 का एक्ट, जो धीरे धीरे बीच बीच में कई बार परिवर्तन होता था, लेकिन जो 2013 का एक्ट आया है उसका नाम ही है कि राइट टू फेयर कंपनसेशन। माने आपको समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होगी। किसमें होगी? पारदर्शिता होगी। जो लैंड, जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी और उसका रिहेबिलिटेशन होगा और उसको आप समझिए कि रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, RR कहते हैं, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें कंपनसेशन में क्षतिपूर्ति देते समय, मुआवजा देते समय पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है। और इसका कैसे, आप मान लीजिए, आपको एक बताएं, जैसे आज की बात छोड़ दीजिए, ये 100 साल पुरानी बात बता दीजिए। जमशेदपुर में स्टील प्लांट बनाया गया, टाटा ने बनाया, या भिलाई में स्टील प्लांट बना, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, तो उसमें क्या किया गया? उसमें रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की गई। मान लीजिए हमारी पूरी जमीन ले ली जाए और हम कृषि भूमि जमीन पर तो खाने बिना दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? ऐसी स्थिति में ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारे योगक्षेम का, हमारे भरण पोषण की पूरी व्यवस्था की जाए और हमको केवल कंपनसेशन न दिया जाए। जमीन हम से ले ली गई, हमको 5 लाख रुपया दे दिएगा, 5 लाख रुपए में हम कोई रोजगार है तो कोई पा भी नहीं सकते, ना हम कोई अपना एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि तमाम लोगों की जमीन ली जाती है और जमीन मिलने के बाद मुआवजे में वो लड़के और लड़की की शादी में खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो शराब और जुए में खर्च कर डालते हैं। ऐसी भी स्थिति आज भी है और बहुत हमने ऐसे उदाहरण देखे भी हैं। लेकिन सरकार जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, ये कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य को इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम उसको फेयर कंपनसेशन, केवल समुचित मुआवजा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके बारे में हम ये भी देख रहे हैं कि उसका कायदे से रीसेटलमेंट हो, कायदे से उसका रिहेबिलिटेशन हो जाए, तो उसका कायदे से पुनर्वास मिले उसको। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी सर, भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई और सवाल हैं, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन इनको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इस विषय से संबंधित कोई भी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो। सर, कानून में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अधिनियम की धारा 15 के तहत
कलेक्टर द्वारा सभी विवादों का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाएगा। इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, ये बात आपने बहुत ठीक उठाई है। देखिए, कलेक्टर जो है, कलेक्टर को तो आजकल लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलने लगे हैं। पहले उसका नाम होता था कलेक्टर। जी। कलेक्टर का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का जो होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसको कलेक्टर, वो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो उसका काम कलेक्टर का काम होता है। जी। पहले अब उसको कलेक्टर कम कहते हैं लोग, अब उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं ज्यादा। उसका उद्देश्य ये होता है कि वो इस चीज को देखे कि किसी ने आपत्ति लगाई है तो आपत्ति का आधार क्या है, और आपत्ति लगाई है तो उसमें कितना दम है, उसके आधार पर उसका वो फैसला सुना दे कि देखिए ये चीजें हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी चीजों का निपटारा कलेक्टर के लेवल पर नहीं होता। कलेक्टर ने अगर कोई फैसला दे दिया है तो लोग जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट से भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला नहीं किया है तो हम उसको लेकर के चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आज भी आप देखेंगे 20-20 साल पुराने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। वो नोएडा की जमीन ली गई है या कहीं और की कोई नया इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप हो रहा है, वहां पर अगर की गई है तो 20-20 साल तक। लेकिन कानून तो यही कहता है कि न्याय संगत ढंग से कलेक्टर उसका धारा 15 के अंतर्गत उसका निपटारा कर दे, और ऐसा निपटारा करे कि जिससे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा दुख न हो, बहुत ज्यादा लेकर के उसको अंतरकलह न हो, ऐसी स्थिति का भी। तो केवल उस पर केवल डंडे मारने की स्थिति नहीं होती है, उसमें ये भी देखना होता है कि समझा बुझा करके भी इस चीज को समझाया किया जाए। तो बेहतर तो ये होता है कि इसको आप ले आए और कलेक्टर उसका निर्णय कर दे, ऐसा निर्णय जो सबको मान्य हो, यही एक अच्छी स्थिति है। लेकिन ये हो नहीं पाता है। आज भी आप जाइए तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में 20-20 साल पुराने मुकदमे लटके हुए हैं। लोगों को कहना है कि हमसे जबरदस्ती ले गई, और लोगों का कहना है कि हमसे 1 एकड़ जमीन कही गई थी लेकिन 1.5 एकड़ जमीन ले ली गई। ये भी कहना है कि हमको इस रेट पर कहा गया और उस रेट पर दिया गया। तो ये कई चीजें ऐसी बनी पड़ी हैं जिस पर सरकार को नए सिरे से फिर ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे जल्द से जल्द इस पर निपटारा हो सके। जी सर, कई और चीजें हैं जो समझना चाहेंगे। सर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसलीय कृषि भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस अधिनियम के अनुसार बहुफसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में और एक समय तक ही किया जा सकता है। इसको हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुफसली माने उसमें कई धान, गेहूं और मान लीजिए खरीफ की फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की फसलें मानी जाती हैं हमारे यहाँ। तो अगर ये इन फसलों में से 3 तरह की फसलें हो जाती हैं, उगाई जाती हैं, अरहर भी उगाई जाती है, गेहूं भी उगाया जाता है, धान भी उगाया जाता है और बाजरा भी उगाया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी फसल का अधिग्रहण कम होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की खाद्य निर्भरता बनी रहती है। और अगर खाद्य का उत्पादन नहीं होगा तो कहाँ से स्थिति आएगी कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के कृषि भूमि, जो ऐसी भूमि जिसमें बहुफसली भूमि हो, उसमें कम से कम भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। जब मान लीजिए हमको 2 एकड़ जमीन की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कम से कम देख रहे हैं कि क्या ये हमारा काम 1 एकड़ जमीन से चल सकता है। बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसको वाइडनिंग की जा रही, रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो चौड़ीकरण कितना किया जाए जिससे कि लोगों को कम से कम अपनी जमीन का नुकसान उठाना पड़े। ये तो ध्यान में रखना ही होता है कि आपको कम से कम जमीन में आप उसको लीजिए। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया तो आप अनंत काल तक उसका उपयोग करते रहें। सामान्य तौर पर कुछ ऐसी चीजें, जैसे मिलिट्री का कैंट हुआ, वो आपने बनाया है तो जब तक ले लिया। लेकिन कुछ अस्थायी चीजें होती हैं जिसमें कुछ समय के लिए उसकी जरूरत होती है, और वहाँ गोडाउन बनाना हुआ या कुछ ऐसी चीजें बनानी हुई, तो उसका एक समय सीमा तक आप ले लीजिए कि 10 साल या 5 साल तक इसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। जैसे वहाँ पेट्रोल पंप करने की जरूरत है, आजकल तो नियम हो गया है कि 15 साल या 20 साल के बाद वहाँ से हटा दिए। जैसे ईंट भट्टे लगाने की कई बार जरूरत पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में 10 या 15 साल तक के लिए उसको लगाया जा सकता है। लेकिन कृषि जहाँ खाद्यान्न उत्पन्न हो सकते हैं,
जहाँ कई फसलें ली जा सकती है, ऐसी भूमि का उपयोग कम से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उपयोग ऐसी भूमि का उपयोग किया जाए जहाँ पर कम से कम फसलें ली जाती हों। और बेहतर हो कि अगर वो बंजर हो तो और अच्छा है, लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए नहीं काम चल पा रहा है तो कम से कम थोड़ी सी समय के भीतर उसको दे दिया जाए। जी सर, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।